Hello all. Today we'll be starting with Himachal Pradesh Urban Rent Control Act 1987. So before starting with the act itself, before dealing with the provisions, let's get an overview for the same. If we talk about this Urban Rent Control Act, अगर सिर्फ मैं HP की बात करूं हिमाचल प्रदेश की, this Urban Rent Control Act is not a very different thing than the other legislations, that is state local acts जो कि rent control के already exist कर रहे हैं. For example, if you have studied for Rajasthan, if you have studied for Delhi, if you have studied for MP, then you'll get to know कि similar provisions, though with little bit of differences, obviously अगर ये state law है तो कुछ minor differences होंगे जो कि state के लिए needed होगा. Other than that, the provisions, the ray remains the same. सेम फ्लो चार्ट चल रहा है जैसे कि अदर रेंट कंट्रोल एक्ट्स में है, राइट. सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड एंड गेट अ ओवरव्यू. पहली चीज बताई गई है इसमें, स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, इंक्रीज कितना होगा अगर स्टैंडर्ड रेंट है, रिवीजन कितना होगा उस स्टैंडर्ड रेंट का, ये सब बेसिक चीजें जो कि अदर रेंट कंट्रोल एक्ट्स में भी है. सिमिलरली एविक्शन के ग्राउंड्स दे रखे हैं, टेनेंट एविक्ट कैसे होगा. फिर आपने देखा होगा अदर रेंट कंट्रोल एक्ट्स में भी इमीडिएट पोजेशन मांग सकते हैं, तो सिमिलरली सेम ग्राउंड्स ओवर हियर. कंट्रोलर के क्या पावर्स हैं, what is the procedure which is required to be followed in case of eviction which is not lawful, what is the procedure for evicting the tenant, similar everything is given. What are the penalties, है ना. So each and everything which is very similar to the acts which are of rent control acts, वही सेम हमने फिलॉसफी, वही सेम ऑब्जेक्ट एंड वही सेम प्रोविजंस हमने HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट में फॉलो की हैं. अगर दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट, then that is different thing. But if you have a knowledge about how the rent control act functions, what is the basic things given under those legislations, then it will be easy for you to understand this act. Now, without wasting much of our time, let us just start with the act itself and understand what are the provisions given under it. मैं आपको साथ ही साथ बताती चली जाऊंगी कि मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली या नहीं, प्री में पूछा गया है कि नहीं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर हिमाचल प्रदेश फोकसेस ऑन, and so that not only on in this minor law, in other minor laws you can work accordingly. Fine. So first thing अगर मैं बात करूं इस पेज से, तो ये चीज आपके लिए दो चीजें एक इंपॉर्टेंट बन जाती हैं. एक तो क्या लिखा हुआ है, this act shall be deemed to have come into force on 17th day of November 1971. एक तो ये डे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. 17th November 1971 इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट. कहा गया कि एनफोर्स होगा, बट यहां पर कुछ प्रोवाइजोस दिए हुए हैं कि भाई ये प्रोविजन हो, जो भी प्रोविजंस लेट डाउन है वो इनफोर्स में आएंगे अपॉइंटेड डे से. अब दिस वाज योर प्री क्वेश्चन, उसमें डेट्स लिखी हुई थी. 17 नवंबर 1917 वाज आल्सो अ डेट, डिफरेंट डेट्स मेंशन थी और पूछा गया था कि अमंग दीज डेट्स व्हिच इज नोन एज एन अपॉइंटेड डेट. उसी के लिए विदाउट गोइंग अहेड कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है. डेफिनेशन क्लॉज का फर्स्ट डेफिनेशन 2 क्लॉज A टॉक्स अबाउट अपॉइंटेड डे एंड इट सेज 18th August 1987 is the date of appointed, which is appointed for the enforcement of the provisos. Understood? This is a pre-question. आपसे clause तो नहीं पूछा गया था, but आपसे ये date पूछी गई थी. Appointed day is 18th August 1987, but enforcement date is 17th November 1971. तो ये चीजें दो डेट्स है हमें जो कि अपने माइंड में याद रखनी है. मेजरली अपॉइंटेड डे, ठीक है, वो एनफोर्स वाला डे याद ना रख के अपॉइंटेड डे हम याद रखेंगे. अब लेट अस जस्ट डील विद द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. देयर आर एन नंबर ऑफ डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2, बट वी विल बी डीलिंग विद द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि एक्सपेक्टेड है या तो पूछी जाएंगी या तो ऑलरेडी पूछी जा चुकी है.
So the first important is building. To A appointed, A से appointed, A से 2 clause A. To B given under, मतलब building is given under 2B. B and B similar. Building means any building or part of building let out for any purpose, whether being actually used for the purposes or not. It is let out for any purpose. अब उस पर्पस के लिए यूज हो रही है नहीं यूज हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड बिल्डिंग. इंक्लूडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर आपके पास जब क्वेश्चन आएगा प्री में तो वैसे ही आएगा, बिल्डिंग इंक्लूड्स दिस और नॉट. सो नाउ यू हैव टू जज. अगर आपको ये लिस्ट पता होगी व्हाट इट इंक्लूड्स, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू कट शॉर्ट कि कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है. लैंड, गोडाउन्स, आउट हाउसेज, फर्नीचर let out therewith, but does not include a room in a hotel, hostel or a boarding house. Very similar definition to other rent control acts, very similar. और आपको क्या ये लॉजिकली है क्या लीगल, अगर ये डेफिनेशन नहीं भी होती स्टिल यू नो कि भाई बिल्डिंग डज नॉट मीन अ रूम इन अ होटल, हॉस्टल और अ बोर्डिंग हाउसेस, क्योंकि वो टेम्पररी पर्पस के लिए होते हैं. यहाँ पर पर्पस रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इट इंक्लूड्स योर लैंड, गोडाउन, आउट हाउसेज एंड फर्नीचर लेट आउट विद दोज बिल्डिंग. तो 4 चीजें इंक्लूडेड है एंड 3 चीजें इंक्लूडेड नहीं है. अब आप चाहते हैं तो यू कैन जस्ट राइट दिस डाउन कि बिल्डिंग 1 2 3 ये इंक्लूड कर रहे हैं एंड these 3 things are not included for your better understanding in your register itself. कि भाई कल मुझे ये बेरैक ना खोलनी पड़े, मैं रजिस्टर से ही पढ़ के अपना सॉर्ट कर लूंगी. अपॉइंटेड डे भी मैंने वहीं पर लिख दिया. आगे बढ़ते हैं. सी में कंट्रोलर, इजी टू अंडरस्टैंड. ए बी सी, अपॉइंटेड डे, बिल्डिंग एंड कंट्रोलर. कंट्रोलर इज अ पर्सन who is appointed by the state government to perform the functions of the controller under this act. बताओ कंट्रोलर डेफिनेशन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर. अब हु इज अ कंट्रोलर? कंट्रोलर इज नोबडी, ही इज द पर्सन, ही इज द मेन अथॉरिटी which is an authority given to deal with the matters regarding rent and everything. ठीक है, तो वील सी कि कंट्रोलर को हम कहाँ कहाँ अप्रोच कर रहे हैं. कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट. नो डाउट दिस इज अ स्टेट एक्ट, दैट इज व्हाई द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. Now landlord is important. It is given under 2D. Means any person for the time being entitled to receive rent. He is a person who is receiving a rent in respect of the building or rented land, whether on his own account or on behalf, or for the benefit of any other person or a trustee, guardian, receiver, executor or administrator for any other person, and includes. आपको क्या ये लिस्ट याद करने की जरूरत है? आई वोंट रिकमेंड कि भाई ट्रस्टी है, रिसीवर, एग्जीक्यूटर है, ये याद करो, एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा. Whosoever is receiving rent either personally or on the behalf of any other person, he will be called as a landlord. Simple. Landlord is a person. अब हम बस बिल्कुल सिंपली लिख लेंगे, landlord receives rent either personally or on behalf of other. बस इतना ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं. It includes a tenant who sublets any building or rented land in the manner hereinafter authorized. Now this is important, क्योंकि ये खुद अपना लीगल डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड में इंक्लूड क्या कर रहा है? हमारे सब टेनेंट को. इधर ही लिखेंगे इंक्लूड्स टेनेंट. टेनेंट कौन सा टेनेंट? Not all tenants, but the tenants who sublets the property. Tenant who subletted the property, or you can say building. ठीक है, सबलेटिंग मतलब मैंने जो उसको एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग दिया, उस पार्ट ऑफ बिल्डिंग से किसी एक्स पर्सन को उसने प्रॉपर्टी को लेट किया, लेट डाउन किया. तब इस केस में हम कहेंगे दैट द टेनेंट इज अ लैंडलॉर्ड, नॉट as regard the whole property,
but regard to that part of property which is sublet by him. ठीक है? A specified landlord and every person from time to time delivering title under a landlord. If the title of the landlord is shifted to another person, because you can say because of the death of the landlord, the title shifted to the legal heirs. In that case, those legal heirs will be constituted as landlords. Understood? अगर कोई भी बहुत बड़ी definitions आ रही है, this act have a lot of big and very large provisions. So just make it in a very short form so that you can just simply remember the keywords. If someday you are being asked what is the meaning of landlord in your mains examination for 2 marks, you will be able to justify it by writing in a very simple manner, including everything which is written over here. ठीक है? तो अगर मैं यहीं पर ही आपके कन्वीनियंस के लिए लिख लूं, includes legal heirs of landlord as well. I have decoded the definition of landlord in a very simple way for you, and you have to do the same. Now, non-residential building means a building being used mainly for the purpose of business or trade. First thing, अब by the name itself, it is non-residential. मतलब वो रहने वाली डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है ही नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी. नॉन रेजिडेंशियल मीन्स कमर्शियल प्रॉपर्टी. तो इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? फॉर बिजनेस और ट्रेड होना चाहिए, और पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड एंड पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी हाफ फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस एंड हाफ फॉर द नॉन रेजिडेंशियल पर्पस में यूज हो रही है, then the whole property will be constituted as a non-residential building and not as a residential building. ठीक है? Subject to the conditions that the person who carried on business or trade in the building resides there. अगर कोई और conditions है whereby the parties have agreed to make that partly non-residential and residential building as a wholly residential building, then that is different thing. But otherwise, as per law, it will be constituted as a residential building. आपसे फर्स्ट चीज नहीं पूछी जाएगी क्योंकि जनरली आपको पता होता है, बट सेकेंड चीज पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जहां पार्टली है रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल, तो व्हाट विल बी द पर्पस, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट इज. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट इट विल बी नॉन रेजिडेंशियल ओनली, प्रोवाइडेड दैट इफ अ बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस सेपरेटली. अभी ऊपर वाली में जो बात की गई है वो वन प्रॉपर्टी की बात की, वन पार्ट ऑफ बिल्डिंग whereby the usages of both the residential and for both the purposes. But over here, the property is let out separately for residential and for non-residential purpose to more than one person. The portion thereof let out for the purpose of residence shall not be treated as non-residence building. Very clear, very logical. If there are separate parts of the building which has been given to different persons for different purposes, then the purposes for which they are being given, that purpose will be fulfilled by those parts and we will constitute it for that purpose itself. Why we will constitute it for other purposes? Under clause 2, whereby the only one part of the property is given for both the purposes to a single person, then if the question comes what kind of property, what kind of purpose it is, what kind of building it is, then we'll take it as a non-residential building. Understood? Explanation भी same बात कर रहा है जो कि clause 2 में लिखा है, where a building is used mainly for the purpose of business or trade, it shall be deemed to be a non-residential building even though a small portion thereof is being used for the purpose of residence. For more clearer vision, you can just read the explanation. Now coming to G, rented land. It means any land let out separately for the purpose of being used principally for business or trade. Rented land को हम क्या कहेंगे?
जो कि सेपरेटली हमने रेंट किया है फॉर बिजनेस और ट्रेड का यूसेज के लिए, दैट विल बी रेंटेड लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपसे कंफ्यूज किया जाएगा राइटिंग बोथ द पर्पसेस, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल, फॉर द बिजनेस पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो यू हैव टू मेक श्योर रेंटेड लैंड इज ओनली फॉर म्योरली नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस, और यहां पर सेपरेटली आपका लेट आउट होना चाहिए। एच में रेजिडेंशियल बिल्डिंग दी गई है क्या, विच इज नॉट अ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब इसमें कुछ बेटर एक्सप्लेनेशन लिख सकते थे, वेयर बाय द फैमिली रिसाइड्स, वेयर बाय पीपल रिसाइड, वेयर बाय दे स्टे ओवर देयर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। पर क्या कहा गया, जो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो वो नहीं होती है, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है। पर ठीक है भाई, क्योंकि सबको ही पता है सम वर्ड्स does not require any explanation for the students or any of the parties to understand, and that is why simple सा वो meaning लिख देते हैं। I talks about your specified landlord। अब आपने देखा है landlord ऊपर भी defined है 2C में, अब 2I में भी specified landlord defined है, इसीलिए never get confused between the both the definitions, both are different definitions। अब as to specified landlord means a person who is entitled to receive rent in respect of a building on his own account and who is holding or has held an appointment in public service or post in connection with the affairs of the union or a state। अगर मैं स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट या पर्सन वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑफिसेज होगा उसको, और उसने कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, वील से स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड है वो। Fine. Now coming to another important definition that is given under J, and it has been substituted by 2012 Act। 2012 का सबसे one of the biggest amendment हुआ था under your हिमाचल प्रदेश एक्ट में, तो उससे ये आपकी टेनेंट की डेफिनेशन को सब्सटीट्यूट किया गया है। Means any person by whom or on whose account rent is payable for residential or non-residential building or rented land, and includes a tenant continuing in possession after termination of tenancy। Now this is important। अगर मैं tenant की definition को short में लिखूं तो tenant definition includes two people for as of now। First, who is paying rent। Very simple, tenant who is paying rent, that is in a lawful possession, and tenant is also a person continuing in possession after termination of tenancy, that is tenant at suffrage। Now what is the meaning of tenant at suffrage? It is a legal term used for the tenants who are into the possession but are not paying the rents। into possession but not paying rents। The tenant over here includes person who into the possession after the termination of tenancy। प्लस क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज लिखी है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी कंटिन्यूज इन पोजेशन। तो इसीलिए टेनेंट एट सफरेज को यहां तक कहना अभी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उसने तो पोजेशन है और रेंट नहीं दे रहा है। अभी यार रेंट दे रहा है नहीं दे रहा है ये चीज डिफाइन नहीं है, तो वील ऑल्सो राइट प्लस टेनेंट एट होल्डिंग आउट। टेनेंट एट होल्डिंग आउट इसका मतलब क्या है, पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन of tenancy plus paying rent। He is paying rent and the other party is accepting, but the tenancy between the parties have already ended, so we'll say he is a tenant at holding out। It also includes what? Inclusion में अगर मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट पेन यूज करती हूँ, यही लिखती हूँ, फर्स्ट कंटिन्यूइंग पोजेशन, second deserted wife of a tenant
who has been or is entitled to be in occupation of the matrimonial home or tenanted premises of a husband. Deserted wife किसकी है? Tenant की है. Who has been or is entitled to be in occupation of the matrimonial home or tenanted premise of the husband. जिसका right क्या है कि वो उस husband की property में possession लेगी. तो she is also a tenant. Husband तो नहीं रह रहा है, but उसकी deserted wife रह रही है. A wife who has been deserted by the husband. A divorced wife, ठीक है भाई. थर्ड में हम divorced wife को भी include करेंगे. Who has a decree of divorce in which the right of residence in the matrimonial home or tenanted premises has been incorporated as one of the condition of the decree of divorce. So a wife who took the divorce, but there is a condition that she will be given a residence. So if she is staying over there as a tenant, then she would be included, though the rents are paid by the husband itself. But she is having the possession over there, and that is why she will constitute as a tenant under the definition of 2J. And in the event of the death of such person, such of his heirs as mentioned in the schedule 1 to this act. अगर death हो जाती है अगर death हो जाती है of the such person of the divorced wife, तो जो भी उनके लीगल एयर्स है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का जो भी शेड्यूल, हिंदू सक्सेशन एक्ट, आई एम सॉरी, तो उसके अंदर जो भी शेड्यूल है वो फॉलो होगा. And who were ordinarily residing with him or carrying on business on the premises at the time of death. अगर डेथ हो जा रही है तब उस केस में जो भी पर्सन उसके साथ लीगली रह रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, ईदर पर्पसेस के लिए वो कंटिन्यू करेंगे possession and they will be called as a tenant, subject to the order of succession and conditions specified respectively in explanation 1 and explanation 2 of the clause. Now these explanations are very important. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी. there was a mains question on it, तो even the pre question on it, let us just read it somehow. तो respectively मिलेगा, मतलब there is a line to be followed, और अगर आप वो लाइन फॉलो नहीं करोगे तब प्रॉपर आपको नहीं कहा जाएगा कि प्रॉपर तरीके से सक्सेशन हुआ है. तो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन हम एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जो कि यहां दिया हुआ है उससे फॉलो करेंगे. अब आगे की अगर मैं बात करूं, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग और अ रेंटेड लैंड बाय इट्स टेनेंट एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड. तो अगर टेनेंट ने खुद किसी पर्सन को इन पोजेशन रखा है, इन ऑक्यूपेशन रखा है, ही विल नॉट बी इंक्लूडेड एज अ टेनेंट एक्सेप्ट अगर रिटन स्टेटमेंट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ले ली गई है. मतलब यहां पर हमने एक्सक्लूड करा है सब टेनेंट्स को. किसको एक्सक्लूड करा है? एक्सक्लूडेड सब टेनेंट्स. टेनेंट ने जिसको अपना टेनेंट रखा है, दोज टेनेंट्स आर एक्सक्लूडेड अंडर डेफिनेशन ऑफ 2 clause J. Or a person to whom the collection of rent of fees in a public market, cart, stand or slaughterhouses or of the rent of shows has been framed out or leased by the municipal corporation or municipal council or nagar panchayat or a cantonment board. अगर कोई पर्सन है, एक तो सब टेनेंट आपके एक्सक्लूडेड है, और पर्सन कौन से इंक्लूडेड है? जो कि लीज्ड हुआ है, कोई प्रॉपर्टी को लीज्ड किया गया है बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत और या कैंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड ने अगर लीज किया है तो वो भी क्योंकि लीज की गई है और बाय दीज अथॉरिटीज, तो वो पर्सन एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस प्लस फॉर योर प्री. जो एक लाइन फॉलो की गई है, यू हैव टू फॉलो दोज ओनली. और इसका एक्सप्लेनेशन 2 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में जब क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेनेशन 2 का ही यूज करके ही आप एक्सप्लेनेशन 1 में अप्लाई कर सकते हैं. The order of succession in the event of death of the person continuing in possession after the termination of tenancy shall be as follows.
ये सिर्फ डेथ के केस में ही लगेगा कि डेथ हो जा रही है तो अब किसका पोजेशन होगा, who will be called as a tenant? Firstly, his surviving spouse. If there is a spouse, then she will get the possession of the property. If not, if she is not over there, then the property ka possession passes to daughter or son, or if they are both, then to both. ठीक है, फर्स्टली टू द, पहले मैं यहां लिख ही देती हूं, tenancy passes to first surviving spouse, if not then to children, सन डॉटर दोनों ही है, if not then to parents, and lastly if not the parents are also available, then to daughter in law who is a widow. अब यहां पढ़ते हैं, his parents if there is no surviving spouse, son, etc. फिर फोर्थली, his daughter-in-law being the widow of his predeceased son if there is no this. एक तो चीजें हमने ये पर्सन को समझ लिया, ये तो हम चीज समझ गए 2J के अंदर एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें दी गई हैं, पर थोड़ी बहुत कंडीशंस भी इधर लिखी हैं तो उसको देख लेते हैं. और if the surviving spouse did not ordinarily live with the deceased person as a member of the family up to the date of his death, मतलब if not simple, अगर surviving spouse नहीं है तब तो चिल्ड्रन के पास जाएगा, प्लस चिल्ड्रन के पास तब भी जाएगा जब स्पाउस है, इफ अवेलेबल but did not live with tenant, did not live with the tenant, स्पाउस है बट सेपरेट जगह रह रही है, उस केस में भी चिल्ड्रन के पास प्रॉपर्टी जाएगी जब अगर चिल्ड्रन उस पर्सन के साथ जो कि टेनेंट है उनके साथ रह रहे थे. अगर चिल्ड्रन भी नहीं रह रहे थे तब पेरेंट्स के पास जाएगी, पर पेरेंट्स को भी रहना जरूरी है. मतलब whosoever gets the possession under these 4 categories should be in the possession with the tenant only. If they are living somewhere else, in that case those person will not get the property. ठीक है, क्या कह रहा है, अगर पेरेंट्स के पास चली जाएगी, अगर कोई भी सर्वाइविंग स्पाउस नहीं है या चिल्ड्रन नहीं है और है भी, सब है भी, did not ordinarily live in the premise as a member of the family of the deceased person up to the death, and same applies to the parents as well. तब किसके पास जाएगी, डॉटर इन लॉ के पास जाएगी. Provided that the successor has ordinarily been living or carrying on the business in the premises with the deceased tenant as a member of his family up to the date of his death and was dependent on the deceased tenant. So there are 2 major conditions which are required to be followed in case you want to get the possession of the property after the death of the said tenant. First thing is ordinarily being living or carrying on the business as a member of the family. First this is required कि as a family member आप उसके साथ रह रहे थे या carry on business कर रहे थे. And second, what is required, that person is dependent on the deceased tenant. Second requirement and the very biggest requirement is that the person is dependent on you. ठीक है, on you मतलब the deceased tenant. Provided further that right to tenancy shall not devolve upon a successor in case he or his spouse or any of his dependent son or daughter is owing or occupying a premise in the urban area in relation to the premises let.
तो अगर सेम लोकेलिटी में ऑलरेडी सर्वाइविंग स्पाउस या किसी डिपेंडेंट का और चिल्ड्रन, किसी का भी एक खुद की ऑक्यूपेंसी का प्रेमाइसेस है, तब आपको टीनेंसी इस पर्टिकुलर टीनेंसीज का पोजेशन नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड? Explanation 2. The right of every successor referred to in explanation 1 to continue in possession after the termination of tenancy shall be personal to him and shall not, on the death of such successor, devolve on any of his heirs. Very important. If I am living with the tenant at the time of his death, then that right of getting the possession will devolve on me only. If I have my children as well, that right won't devolve on my legal heirs. ठीक है? So, if I say possession of the tenancy after the death is a personal right. क्या मैं ये कह सकती हूँ? It is a personal right of a person to get the possession and it won't devolve to the legal heirs. I am still alive na, and I am living with that person, then I'll get the right of possession. Fine. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि मुझे सिर्फ possession मिलेगा तो क्या मुझे rents नहीं पे करने? Will I not be supposed to pay the rents of their tenanted property? So यहाँ पर obviously, as now you will be the tenant, you have to pay the rents. Accordingly, जो भी decided हो between the parties. But the thing is, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे after the death of the tenant, there will be termination of tenancy. हम किस general rule को हटा रहे हैं? That death is equals to eviction. Death is equals to eviction explanations में नहीं है. ठीक है, हम यहीं पर लिख लेते हैं that does not means eviction. Eviction of the tenant. इसी रूल के ऊपर हमने पूरा एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 को रख दिया, जो कि क्या कह रहा है? डेथ हो रही है तो डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स होगा सक्सेसर्स जो भी उनके हैं, लॉफुल सक्सेसर्स, उनके ऊपर. पर उनको दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो डिपेंडेंट हो एंड सेकेंडली दे मस्ट बी लिविंग with the person. That is required. Other than that, nothing is required. Fine. I hope this section is very clear in your mind, क्योंकि मेंस के में पूछा जाता है. So you are supposed to write it. Definition clause with 2J, that is tenant, gets ended. Now we'll be going ahead with the provisions. First provision before you is exemption under section 3. It says the state government may direct that all or any of the provisions of this act shall not apply to any particular building or rented land or any class of buildings or rented land. So it is totally upon the state government to exempt the provisions from getting applied to kind of particular class of buildings or to a particular building or rented land. The provisions of this act shall not apply to any building or rented land owned by the government. ये एक जनरल रूल है कि कोई भी प्रोविजन आपका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं करेगा. तभी हमने जब टेनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वे हैव एक्सक्लूडेड टेनेंट. कौन से? जो कि म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपके क्या कंटोनमेंट बोर्ड ने किसी ने आपको एज अ टेनेंट रखा है, तो यू आर नॉट अ टेनेंट अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ 2J. That is excluded. And similarly, under your exemptions, the provision 3 clause 2 specifically states that the provisions of this act won't apply to the buildings or rented land owned by the government. Fine. Very important. Pre में आपसे पूछ लिया जाता है, लिख देंगे बहुत सारे statement and you have to judge कि which among those are correct. तो इसीलिए अगर आपको पता होगा कि the provision doesn't apply to government, it will be easy for you to mark it as
करेक्ट. नाउ गोइंग अहेड, अब आ गए हैं हम मेजर लॉज पे, जिसमें अब सबसे पहली बात हम डिसाइड करेंगे कि रेंट कितना होना चाहिए. डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, व्हाट रेंट टू बी पेड बाय द टेनेंट. दिस इज सब्सटीट्यूटेड. ठीक है, सेक्शन 4 is substituted, your section 5 is substituted by 2012 Amendment Act. Let us just read the provision. अब जो controller appointed by or whom? The controller is appointed by or state government. अब उसका यूज हो रहा है. The controller shall on application by the tenant or the landlord, either by the application of the tenant or by the landlord for building or rented land and after holding such inquiry. तो अभी हम यहीं पर लिख लेते हैं डिटरमाइन कैसे हो रहा है. एप्लीकेशन टू कंट्रोलर. एप्लीकेशन बाय whom? Either by the tenant or by the landlord. फाइन, एप्लीकेशन आ गई. एप्लीकेशन के बाद सेकंड चीज क्या है? टू होल्ड एन इंक्वायरी. As he may think fit, fix the standard rent for such a building on the basis of 10% of the aggregate cost of the construction and market price of the land. Very important for you. After the inquiry is done, fix the standard rent on the basis of 10% of the aggregate cost. Fixed जो standard rent हो रहा है वो कैसे हो रहा है? 10% of aggregate cost plus market price. ठीक है, aggregate cost of construction plus market price के ऊपर. Comprised in the premises on the date of commencement of the construction. ये जो 10% है ये आपसे पूछ लिया जाता है इन योर प्रीलिम एग्जामिनेशन. The standard rent so derived shall be increased by 10% from the year of construction to the year of present year to arrive at the standard rent for the given year. अब देखिए, हो सकती है कोई प्रॉपर्टी 1999 में बनी हो. अब 1999 में बनी हुई प्रॉपर्टी को अगर पहली बार वो रेंटेड हो रही है, अभी तक वो कभी रेंट पे गई नहीं, पहली बार अगर रेंटेड प्रॉपर्टी बन रही है तो हम कैसे एग्रीगेट करेंगे कि हाँ उस समय का जो मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी 10,000 रुपए, मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड जो है वो हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए. इन दोनों को प्लस किया 1,10,000, इसका 10% निकाला. अब वो निकल गया. फॉर एग्जाम्पल अभी विदाउट एनी कैलकुलेशन, मेरी तो मैथ्स भी बहुत वीक है, तो विदाउट गोइंग अहेड विद द कैलकुलेशन लेट अस अंडरस्टैंड कि मान लेते हैं इसका 10% निकला 1,000 रुपए. अब प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, अब 10% से 1,000 रुपए से कैसे रेंट निकालेंगे? इसीलिए हमने उस पर क्या करना है? इंक्रीज करना है बाय 10% फ्रॉम द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन टू द प्रेजेंट ईयर टू अराइव. हम इसमें 10% में प्लस 10% करेंगे कहां से? फ्रॉम ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन टू प्रेजेंट ईयर. ठीक है, 10% और उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे. फाइन. हाउएवर अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो 10% वाली थ्योरी जो लग रही है इंक्रीज और 10% का एग्रीगेट, ये आपका रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ रेसिडेंशियल में ये लगना है. हाउएवर इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंशियल the standard rent shall be fixed on the basis of 15% of the aggregate cost and the market price in the premises on the date of construction. ये रेसिडेंशियल के लिए है. आपके नॉन रेसिडेंशियल के लिए अमाउंट कितना है? 15%. प्री का क्वेश्चन है, इससे पहले पूछ लिया गया था. सिर्फ कितना परसेंटेज है? So you require to understand residential 10% and for non-residential it is 15%. Section 4.
अब तो भूलेंगे नहीं ना सेक्शन 4, क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ लिख दिया। एप्लीकेशन होनी है कंट्रोलर को, कोई भी कर सकता है, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी के बाद रेंट फिक्स करेगा 10%, फिर इंक्रीज ऑफ 10%, नॉन रेजिडेंशियल के लिए 15%। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? फॉर द पर्पसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, द मेंटेनेंस चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। फाइन, स्टैंडर्ड रेंट करते वक्त हमें ये भी करना है। प्रोवाइडेड दैट द मेंटेनेंस चार्ज शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। ऐसा ना हो रेंट आपका केवल 10,000 रुपए हो रहा है और मेंटेनेंस चार्जेस आपके 15,000 रुपए तक जा रहे हैं, या 10,000 की जगह 15,000 तो ज्यादा ही कर दिया मैंने, 5,000 आपका मेंटेनेंस चार्ज जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ कितना एक्सीड होना चाहिए? शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। 5% ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट से कम ही होना चाहिए आपका मेंटेनेंस चार्ज। द टैक्सेस शैल as per actual tax payable on the pro rata basis. Pro rata means proportional. Proportional basis. Third, the other amenities like water and electricity shall be as agreed between the landlord and the tenant. The standard rent fixed shall become payable from the date on which the application is filed under this section. कब, किस दिन से पेबल होगा? जिस दिन से आपने एप्लीकेशन फाइल की अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तब से वो पेबल हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद सेक्शन 5। अभी एक स्टैंडर्ड रेंट सेट हो गया। नाउ वील टॉक अबाउट रिविजन। ये भी आपका प्री में पूछा जा चुका है। रिविजन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन केसेस, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 व्हेन द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ अ लैंड और रेंटेड बिल्डिंग हैज बीन फिक्स्ड अंडर सेक्शन 4। जब एक बार फिक्स हो गया, नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन सच अ स्टैंडर्ड रेंट शैल बी परमिसिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 साल तक कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्टैंडर्ड रेंट नहीं हो सकता। बार लगा है, ये प्री में पूछा गया था। सेकंड, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, the landlord shall, in addition to the increase in rent provided in this act, be entitled to increase the rent of a building or land at the rate of 10% of the standard rent or agreed rent as the case may be after every 3 years। मतलब till 3 years no increase or decrease। After 3 years 10% increase। एक मिनट, every 3rd year। आफ्टर 3 years 10% इंक्रीज होगा और फिर 3 साल बाद फिर से 10% इंक्रीज होगा। 10% इंक्रीज होगा आफ्टर एवरी 3 years। ये क्लॉज 2 आपका बोलता है। प्रोवाइडेड दैट such increase shall be in a case where such a building or land has been let out for a period of 3 years or more immediately preceding the commencement of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act 2009 and again with effect from expiry of every 3 years from such commencement। Increase कब होगा? Only when it has been let out for a period of 3 years or more। Let out for 3 years or more। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन तभी होगा इस प्रोविजन का, वरना नहीं होगा। अगर 2 साल का लेट आउट है तो 2 साल के लेट आउट में तो इंक्रीज ही नहीं होना ना रेंट, 2 साल तक तो सेम ही रेंट रहेगा। 3 साल हो गया उसके बाद आपका रेंट इंक्रीज होगा।
अब ऐसा प्रोविजन क्यों है? 3 साल बाद रेंट इंक्रीज होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। यहां पर इक्विटी लॉ को मेंटेन किया गया है कि हमें भाई लैंडलॉर्ड का भी देखना है कि इंक्रीज हो रेंट सो दैट ही कैन अर्न अ गुड अमाउंट, as well as we have to see the rights and the budget of a tenant also. If every year there is an increase of rent, how will the person be able to manage? हर साल उसकी सैलरी थोड़ी ना बढ़ेगी, हर साल थोड़ी ना वो कमाएगा ज्यादा। इसीलिए हमने 3 साल के बाद एक रीजनेबल पीरियड है जिसके बाद इंक्रीज इन रेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ टेनेंट होगा, और हमने 3 साल तक इन द बेनिफिट ऑफ लैंडलॉर्ड होगा, 3 साल तक हमने टेनेंट का बेनिफिट भी रखा है, which is reasonable, and that is why this thing is being given over here. Clause 3, the increase in standard rent shall be automatic, and if there is any dispute between the landlord and tenant in regard of any increase or decrease, such dispute shall be decided by the controller. ये एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी को एप्लीकेशन कहीं फाइल करने की जरूरत नहीं है कि I want to increase my rent, it has already been 3 years with the same tenant. That is not required. Simply what is required कि आप उनको नोटिस बस दे दो, टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट ईयर से या फ्रॉम द नेक्स्ट 2 months के बाद आपका 3 साल कंप्लीट हो रहा है, आपका इंक्रीज ऑफ रेंट होगा, सो दैट ही कैन मैनेज द बजट एंड एवरीथिंग। फाइनेंसेस उसको मैनेज करने हैं तो वो प्रॉपरली मैनेज कर ले। Other than that, no other legal formality is required to be followed from the side of your landlord. But in case there is a dispute whereby the tenant claims कि 3 साल complete नहीं हुए और landlord कह रहा है कि 3 साल complete हो गए, या फिर even if tenant is agreeing that 3 years has been completed but he is not agreeing with the amount increased, then in that case application can be made to the controller. A dispute can be referred to the controller as he is the authority who will be deciding the what rent to be paid. Now coming to section 6, increase in standard rent in cases admissible. Save as provided under section 5 when the standard rent of the building or rented land has been fixed under section 4. No further increase in such standard rent shall be permissible. क्लॉज 6 बात कर रहा है हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं स्टैंडर्ड रेंट जब एडमिसिबल हो जाए, मतलब पार्टी इज अग्रीइंग कि 10% तो लॉ कह रहा है और मैं कहती हूँ टेनेंट से कि पर तुमको ना 15% इंक्रीज करके ही रेंट पे करना पड़ेगा, तो लॉ कह रहा है कि क्या ये वैलिड है? जहां पर मैं एडमिसिबल करा रही हूँ, जहां पर टेनेंट खुद कह रहा है चलो ठीक है मैं 15% में ही कर दूंगा, अभी मुझे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी भी रेंटेड प्रॉपर्टी की, तो ना प्लीज प्रोवाइड मी द property. Whether this agreement between the parties whereby they have increased the lawful rent, where they have increased the already the provision which is given over in the law, they have increased that provision for their own benefit, will it be valid contract or a void contract, which section 6 talks about. जहां पर सेक्शन 5 और 4 कहता है कोई फर्दर इंक्रीज नहीं होना चाहिए except in cases where some addition, improvement or alteration or special repairs has been carried out in the building or rented land by the landlord at the request in writing by the of the tenant. अगर टेनेंट की रिक्वेस्ट में कोई भी एडिशनल इंप्रूवमेंट या ऑल्टरेशन हुए, इन दैट केस हम वो जो चार्जेस लगे हैं बिकॉज ऑफ द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द टेनेंट वो हम इंक्लूड करेंगे इन द रेंट। बट अदरवाइज क्या चीजें इंक्रीज हो सकती हैं, उसकी चीजें हम आगे समझते हैं। प्रोवाइडेड दैट द स्टैंडर्ड रेंट इंक्रीज अंडर दिस सबसेक्शन shall not exceed 10% of the cost of addition, improvement, alteration और special rate। अब जितना भी लगा है, मान लो 1000 रुपये लगा है, तो ये नहीं कि 1000 रुपये हमने रेंट में इंक्रीज कर दिए, हमें कितना इंक्रीज करना है 10% केवल of the cost. If the tenant fails to pay the revised standard rent, he shall be liable for eviction under section 14. अब जब सेक्शन 14 देखेंगे तब समझेंगे, बट यहाँ पर एक प्रोविजन दे दिया गया पहले, अगर आप ये स्पेशल रेंट कॉस्ट जो लगा है आपका बिकॉज ऑफ द रिपेयर्स यू आर डिनाइंग टू पे द सेम, यू कैन बी एविक्टेड बाय द लैंडलॉर्ड।
Now, section 7. Landlord not to claim anything in excess of standard rent. Save as provided in this act, when the controller has fixed the standard rent of a building or rented land under section 4, the landlord shall not claim or receive any premium or other like sum in addition to standard rent or any rent in excess of such standard rent. But the landlord may stipulate for and receive in advance an amount not exceeding 3 months rent in lump sum. मतलब anything given in excess will be null and void. Any sum provided in access to the standard rent decided by the law itself or as per section 6 any of the revised standard rent, आप उससे ज्यादा एक्सेस में मांगते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा. द टेनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और टू परफॉर्म दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बट लैंडलॉर्ड क्या चीज ले सकता है, 3 months ऑफ रेंट इन लमसम ले सकता है. ये कैसे, एज अ सिक्योरिटी. As a security in your first month itself, he can claim 3 months of rent in lump sum. जनरली हम देखते हैं 15 days ऑफ lump sum रेंट होता है. एज सिक्योरिटी आप 15 days का देते हो, कहीं कहीं 1 month है, और आपके हिमाचल प्रदेश में 3 months का मैक्सिमम ले सकता है, नॉट एक्सीडिंग है. अब इट इज टोटली अप टू हिम, इफ यू वांट्स टू टेक 15 months, 20 days, 1 month, जितना भी लेना है, मैक्सिमम वो 3 month का सिक्योरिटी ले सकता है. Now section 8. Fine or premium not to be charged for grant, renewal or continuance of tenancy. ये क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए टीनेंसी ऑलरेडी हमारे पास 2 साल की हुई थी, अभी आई वांट टू मतलब इंक्रीज द टेन्योर ऑफ टीनेंसी टू 1 year मोर और 6 months और. अब इस केस में लैंडलॉर्ड के पास ये राइट नहीं है कि जब वो इंक्रीज कर रहा है टीनेंसी मेरी 6 महीने के लिए और या 1 साल के लिए और, तब वो कोई फाइन या प्रीमियम चार्ज करे मुझसे कि भाई 2000 रुपये दे दो, मैं इंक्रीज कर दूंगा. ये चीजें क्लेम नहीं कर सकता. नो लैंडलॉर्ड शैल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट नॉटविथस्टैंडिंग एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. No landlord shall, in consideration of the grant, renewal, or continuance of tenancy or subtenancy of any building or rented land, claim or receive payment of any premium, pagri, fine, advance, or any other like nature other like sum in addition to the rent. So that will be void. अगर if he is agreeing or if he is making an agreement to that effect कि भाई आप मुझे दे दो, तब मैं आपका फाइन और तब मैं आपका रिन्यू कर दूंगा या कंटिन्यूएंस कर दूंगा, वो चीज आपकी वॉइड होगी एज पर सेक्शन 8. सेक्शन 9. रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड. सेक्शन 9 क्या कह रहा है, वेयर एनी सम हैज बीन पेड विच सम इज बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट नॉट पेएबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 7 ले लीजिए, सेक्शन 8 ले लीजिए, जहां पर एडिशनल कोई सम लिया जा रहा है, बीट फाइन और या एडिशनल आपसे स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा कुछ रेंट लिया जा रहा है, इन दैट केस वो सम का क्या करेंगे, सच सम शैल एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. दिस इज अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन पुट ओवर हियर. एट एनी टाइम विद इन द पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट और एज द केस में बी. in the case of payment made before the commencement of this act. 1 साल जब पेमेंट की है या 1 साल जब भी कमेंस्ड हो जाए एक्ट, विद इन 1 year आफ्टर द अपॉइंटेड डेट. अपॉइंटेड डेट कौन सी है, कहाँ, 2A में, कितनी, 15th August 15th August ही है ना. लेट अस जस्ट लुक एट इट. मैं गलत बोलूंगी, आपके माइंड में वो रह जाएगा. 18th August 1987 के 18th August को. Be recoverable by the tenant by whom it was paid or his legal representative from the landlord who received the payment or his legal representative as the case may be
without prejudice to any other method of recovery be deducted by such tenant from any rent payable within such 1 year by him to such landlord. तो बहुत कन्वीनियंटली सेक्शन 9 दो तीन चीजों को बोलता है. वो कह रहा है भाई आपने कोई भी स्टैंडर्ड रेंट के बियॉन्ड कोई रेंट दिया है, कोई फाइन दिया है, कुछ भी अमाउंट पे किया है, कोई भी सम पे किया है विच इज एक्सेस टू द रेंट विच इज फिक्स बिटवीन द पार्टीज, देन विद इन 1 year, द टाइम पीरियड इज 1 year within which the tenant or his legal representative can recover the amount from the landlord or his legal representative. अब कब तक, ये जो 1 year है कब से कैलकुलेट होगा? जिस दिन आपने पेमेंट कर दी है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उसके 1 साल से, या जब ये कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट हुआ है उससे पहले ही आप कोई पेमेंट कर चुके हैं. अब तब तो कोई एक्ट था नहीं इन सपोर्ट. अब आपको पता चला कि चलो ये एक्ट आया जहां पर इन्होंने मुझसे एक्सेस ऑफ रेंट कोई चीज मांगी थी. नाउ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट या फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट, वहां से आप 1 साल का समय और लेके आप कोई भी रिकवरी कर सकते हैं. वो रिकवरी कैसे होगी? बहुत सिंपल प्रोसीजर है. जो आप रेंट पे करना चाहते हैं या जो आप रेंट पे करते हैं मंथली बेसिस में, उससे आप इक्वल प्रोपोर्शन में डिडक्शन करते जाएंगे. अगर आपने 1000 रुपए ज्यादा पे किया है तो आप किसी रोज किसी समय आप 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कर करके एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, जैसा भी आप अग्री करते हैं उस हिसाब से आप अपने रेंट में 1 साल तक डिडक्शन कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ सेक्शन 10, increase of rent on account of payment of rates etc. of local authority, but rent not to be increased on account of payment of other taxes. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, the landlord shall be entitled to increase the rent of a building or rented land, and if after the commencement of the tenancy any fresh rate, cess or tax is levied in respect of the building or rented land by the government or local authority, or if there is an increase in the amount of such rate, cess etc. at the commencement of the tenancy. मतलब यहां पर इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट जो है उसमें हम प्लस क्या करेंगे? कोई भी इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, सेस एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट हो रहा है. अब या तो जिस दिन स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड हो गया उसके बाद ही इंक्रीज हो रहा है, तो किसी रोज भी जब भी इंक्रीज हो रहा है तब हम इसको ऐड कर देंगे, या फिर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के बाद इंक्रीज हो रहा है तो हम आपका स्टैंडर्ड रेंट में ये सारी चीजें आपकी ऐड ऑन होंगी. फाइन. प्रोवाइडेड दैट द इंक्रीज shall not exceed the amount of any such rate, cess or tax, or the amount of the increase in such rate, tax etc. भाई जितना वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए पहले 100 रुपए था अब 50 रुपए हो गया, तो आप 150 रुपए इंक्रीज नहीं करेंगे. जितना इंक्रीज हुआ है दैट इज 50 रुपीज इंक्रीज हुआ है तो मैं 50 रुपीज आपके रेंट में ऐड कर दूंगी. अंडरस्टूड? मतलब ज्यादा तेज नहीं बनना है, जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही हमें इंक्रीज करना है इन दी actual standard rent over here currently. Now second clause 2, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force in any contract, notwithstanding in any law or in any contract, no landlord shall recover from his tenant the amount of any tax or any portion thereof in respect of any building or rented land occupied by such tenant by increasing the amount of rent payable or otherwise save as provided under clause 1. मतलब जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही आप लीजिए. किसी लॉ के अंदर या खुद कॉन्ट्रैक्ट करके अग्रीमेंट करके आप इंक्रीज रेंट नहीं ले सकते, इंक्रीज्ड अमाउंट आप नहीं लेंगे. दैट विल बिकम वॉइड. वो तो पहले से ही लॉ बार बार कह रहा है, 6, 7, 8 हर जगह यही कहा गया, इंक्रीज रेंट लोगे वॉइड हो जाएगा. द टेनेंट इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट, द टेनेंट इज नॉट बाउंड टू पे यू दैट अमाउंट. लॉ को इस तरीके से सिस्टमैटिकली रखा गया है सो दैट द राइट्स ऑफ बोथ द टेनेंट एंड योर लैंडलॉर्ड इज इक्वली प्रोटेक्टेड. यहां पर मोटो ही यही है,
स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टेनेंसी हो पाए, डिस्प्यूट्स कम से कम हो। अगर बिल्कुल सिस्टमैटिक चीजें हम लिख देंगे एक एक चीज कि भाई अगर टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं बिल्कुल आप वो इंक्रीज करिए, बट जितना इंक्रीज हुआ उतना, उससे ज्यादा नहीं। आपको कंटिन्यू करानी है बिल्कुल आप कराइए, बट उसके लिए कोई फाइन एक्सेट्रा आप पे नहीं करोगे एक्स्ट्रा बेसिस में। क्यों? क्योंकि वो तो राइट है ना, रिन्यूअल ऑफ टेनेंसी का राइट है। You can simply reject it. If you don't want to renew the tenancy of a tenant, you can simply reject it and appoint a new tenant. But on the mere basis, you cannot claim excess amount or excess fine for the same. ठीक है? So there is a basis 10% increase in your cases of residential and 15% in the cases of non-residential. ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है for your prelim and for your mains. मेंस में एज इट इज पूछ लिया जाएगा, हाउ विल द स्टैंडर्ड रेंट बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर एंड व्हाट आर द increases procedure for increasing the rent or for revision of rent. What is a revision of rent? So you have to write each and every point in a very basic language according to the sections given over here only. Fine. So with this, I'll end the session for today, and we'll start and continue the provisions from section 11 in the next session. Thank you so much.